मेरा नाम पार्श पटेल है। मैं जमशेदपुर का रहने वाला हूँ। आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी की एक सच्ची कहानी यहाँ सुनाने जा रहा हूँ, जो कि बिल्कुल आप बीती है। ये कहानी मेरे साथ ही बीती थी। एक बार मैंने एक बेताल को देखा था, जिस बेताल की कहानी मैं यहाँ पर आपको सुनाने जा रहा हूँ। आपने बहुत सारी जगह बेताल नाम तो सुना ही होगा, और आपने विक्रम बेताल एपिसोड देखा होगा, तो उसमें भी बेताल से आप थोड़े बहुत तो वाबस्ता होंगे ही। लेकिन मेरे दिमाग में पहले ये नहीं आता था। मैं सोचता था सिर्फ स्टोरीज में, कहानियों में बेताल होता है, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि हकीकत में बेताल होता है। एक ऐसे बेताल की कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ जो हकीकत में मैंने देखा था, जो कि मुझे रास्ते में मिला था। बेताल की कहानी जो भूत प्रेत से संबंधित ही होती है। बेताल भी भूत की तरह होता है। मैंने एक बेताल को देखा जिसका डरावना चेहरा मुझे अब तक याद है। मैं उस बेताल को कभी भूल नहीं सकता हूँ। बेताल या भूत प्रेत कैसे होते हैं ये तो मुझे पता नहीं। एक बार की बात है, मैं अपने गांव में रह रहा था। गांव जहां पर मैं बचपन से रहता आया हूं, और अब भी मैं गांव में ही रहता हूं। गांव का माहौल बहुत अच्छा होता है। हरे भरे खेत खलिहान किसे अच्छे नहीं लगते। आसपास बिल्कुल प्राकृतिक माहौल, सुकून और शांति की जिंदगी। ना कोई शहर जैसी भागदौड़, ना ही कोई कश्मकश। बिल्कुल शांत जीवन, वो भी सुखमय जीवन जैसा। मैंने पहली मर्तबा उस बेताल को अपने ही गांव में गन्ने के खेत के पास देखा था। हुआ कुछ यूं था कि जो कि बेताल था वो मेरे पीछे ही पड़ गया था। बहुत मुश्किल से उससे अपनी जान बचा पाया हूँ। हुआ ये था कि मैं एक दिन गांव के बाजार में सब्जी खरीदने गया हुआ था। मैं साइकिल से बाजार गया था। शाम भी होने वाली थी, इसलिए मैं जल्दी जल्दी सब्जी खरीदा और फिर अपने घर की तरफ चल दिया। ठंड का मौसम था। ठंड के मौसम में बहुत ही जल्द अंधेरा छा जाता है। गांव देहात में तो जैसे ही बेड़ा डूबा कि चारों तरफ सन्नाटा छाने लगता है। सूरज डूबते ही वहां पर सब लोग अपने अपने घरों में कैद हो जाते हैं, और रात के करीबन 8-9 बजे तो वहां पर नींद लग जाती है लोगों की, और 12 बजे करीब तो वहां पर आधी रात भी हो जाती है। शहरों की तरह नहीं कि 12 बजे करीब सो रहे हैं और फिर सुबह देर तक उठ रहे हैं। गाँव में तो बड़ा सिस्टमेटिक जीवन रहता है। रात को इतनी बजे सोना है मतलब सोना है, और सुबह खेत में पानी देने जाना है मतलब जाना है। आप सभी ने देखा होगा, आपका कोई ना कोई रिश्तेदार या कोई ना कोई पहचान वाला गांव में रहता होगा, तो उसका सोने का टाइम हमारे टाइम से बड़ा खतरनाक होता होगा और बड़ा अलग होता होगा। वो जिस टाइम पे सोते हैं उसी टाइम पे सो जाते हैं, चाहे भले ही रात के 8 बज रहे हो या 7। उनका तो ऐसे ही काम होता है। गाँव की जिंदगी ऐसी ही होती है। मैं उस शाम बहुत ही जल्दबाजी में था। मुझे अंधेरा घिरने से पहले अपने घर पहुंचना था। मैं सब्जी लिया और उसे साइकिल के हैंडल में टांग कर अपने घर की तरफ रवाना हो गया। मेरे घर जाने के रास्ते में एक गन्ने का खेत पड़ता था, मतलब कि ईख का खेत। गन्ना तो आप सभी ने देखा होगा, गन्ने के जूस कितना फेमस चीज़ है। गन्ने का खेत में गन्ने बहुत ही बड़े बड़े लगे हुए रहते हैं। गन्ने का खेत आपने नहीं देखा होगा तो मैं आपको बता दूं कि गन्ना एक बहुत बड़ा लकड़ी जैसा पेड़ में उगता है, और जिससे एक सलंग उसकी कतार बन जाती है, जिससे उसके आर पार देखना नामुमकिन रहता है। 2 गन्ने के खेत के बीच से एक कच्चा रास्ता निकला हुआ था। गन्ने के खेत में बहुत सारे गन्ने लगे हुए थे और बड़े बड़े गन्ने थे। उन दोनों खेतों के बीच में से एक कच्चा रास्ता निकला हुआ था, जिस रास्ते कोई पैदल या फिर साइकिल चलाने वाला आना जाना करता था। मुझे बहुत जल्दबाजी थी। मैं भी उसी रास्ते से अपने घर जा रहा था। रास्ता था जो बिल्कुल सुनसान था, क्योंकि शाम हो चुकी थी और अंधेरा छा चुका था। उस रास्ते से कोई आना जाना नहीं कर रहा था। जैसे ही मैं उस गन्ने के खेत वाले रास्ते में पहुंचा कि मैंने देखा कि नाटा कद का एक आदमी गन्ने के खेत के किनारे खड़ा हुआ है। पहली बार जब मैं उसे देखा तो मुझे कुछ अजीब नहीं लगा, पर उस नाटे कद के आदमी में एक खासियत थी। पहले तो ये कि उस रोज से पहले मैंने कभी भी उस नाटे आदमी को नहीं देखा था। वो आदमी मुझे बिल्कुल अनजान लगा। उस आदमी के बाल बहुत ही लंबे लंबे थे, इतने लंबे कि उसके बाल उसे घुटनों तक आ रहे थे। वो इतना काला था कि मैंने इससे पहले इतना काला आदमी कभी देखा ही नहीं था। जब मैं उसे देखा तो मुझे लगा कि हो सकता है किसी दूसरे गाँव का आदमी हो, रास्ता भटक कर हमारे गाँव की तरफ आ गया हो। मैंने उसे देखा और अनदेखा करके आगे की तरफ बढ़ गया। जैसे ही मैं उसके सामने से गुजर रहा था कि वो आदमी मेरी तरफ घूरने लगा। एक तो उसका काला चेहरा और उस पर से भयानक तरीके से वो मेरी तरफ घूर रहा था। मुझे डर लगने लगा। मैं तुरंत अपने घर जाना चाह रहा था, इसलिए मैं उसे टोका नहीं। मैंने अपने रास्ते साइकिल चलाता हुआ चल दिया। पर अभी कुछ आगे बढ़ा था कि उसने पीछे से मुझे आवाज़ दे दी। उसने मुझे आवाज़ देते हुए बोला, ए लड़के रुको ज़रा। मैं उसकी आवाज़ सुनकर डर गया और मैंने उसकी आवाज़ को सुनकर अनसुना कर दिया और आगे की तरफ बढ़ गया। वो मुझे फिर से आवाज़ दिया और बोला कि सुनाई नहीं दे रहा है क्या? मैं तुम्हें रुकने के लिए बोल रहा हूँ, कब से आवाज़ दे रहा हूँ। मैं पीछे की तरफ मुड़ा और उसे देखा, पर अपनी रफ्तार से साइकिल चलाता हुआ वहाँ से गुजर गया। शाम का समय था।
अभी अंधेरा भी सही साट नहीं फैला था। सामने की चीज साफ नजर आ रही थी। मैं तेज गति से साइकिल चला रहा था। गन्ने के खेत भी बहुत लंबे लंबे थे। वो खेत बहुत दूर तक पसरा हुआ था। मैं कुछ ही देर में गन्ने के खेत के एक छोर से दूसरे छोर पर पहुंचने वाला था कि तभी मैंने देखा दूर से कि वो आदमी कच्चे रास्ते के बीचों बीच खड़ा है। मैं समझ नहीं पाया कि यह आदमी इतनी जल्दी यहाँ तक कैसे पहुंच गया, जबकि मैं अपनी साइकिल पूरी रफ्तार से चला रहा था। वो आदमी दौड़कर भी मुझे नहीं पकड़ सका था, पर मुझसे पहले वो इस जगह तक कैसे पहुंच गया। अब मुझे थोड़ा थोड़ा शक होने लगा। मैं जान गया कि ये कोई मामूली आदमी नहीं है, बल्कि ये तो भूत या बेताल है जो इतनी जल्दी यहाँ तक पहुँच गया, क्योंकि मैं इतनी तेज साइकिल चलाते हुए यहाँ तक पहुँचा हूँ और इतनी देर में बिना किसी साधन के यहाँ तक कैसे पहुँच गया। पर अब तो मैं बुरी तरह से फंस चुका था। अब मैं गन्ने के खेत में था, भाग भी नहीं सकता था। मैं अपनी साइकिल की रफ्तार भी कम कर चुका था। सोच रहा था कि इसके पास जाऊं या ना जाऊं, पर मैं साइकिल चलाता हुआ उसके पास तक पहुंच ही गया। जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा तो उसने मेरी साइकिल का हैंडल जोर से पकड़ लिया और मुझसे बोला कि मैं तुम्हें रुकने के लिए बोल रहा हूं, तो तुम रुके क्यों नहीं। मैं उस बेताल को देखा और मैं उसको देखकर बहुत ज्यादा डर चुका था, क्योंकि वो इतना भयानक था कि कोई भी अच्छे से अच्छा बड़ा से बड़ा इंसान उसको देखकर डर जाए। वो मेरी साइकिल के हैंडल पर पूरी जोर से पकड़ा हुआ था। अब मैं करूं तो क्या करूं, वहां से साइकिल हिला भी नहीं पा रहा था। उस बेताल के हाथों में इतनी ज्यादा ताकत थी कि मैं उस साइकिल को हिला भी नहीं पा रहा था, जिसको वो अपने एक हाथ से पकड़ा हुआ था। वो मेरी कमीज का कलर पकड़ लिया और मुझे धमकाने लगा। उसका चेहरा बहुत भयानक लग रहा था, काला शरीर, नाटा कद और उस पर उसके दांत बाहर निकले हुए। वो बिल्कुल एक बेताल ही था। उसने मेरा कलर पकड़ रखा था। डर से तो मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। उसने एक हाथ से मेरे बाल पकड़े और मुझे घुमाने लगा। एक जोरदार मुक्का मेरी पीठ पर दे मारा। मुक्का पड़ते ही मैं जमीन पर गिर गया। फिर उसने मुझे उठाया और बोला कि आज मैं तुम्हारी जान लेकर ही रहूंगा। दर्द से मुझे कुछ सूझ ही नहीं रहा था। तभी वो मेरी गर्दन पकड़ लिया। मैं वहीं पर छटपटाने लगा। उसके बाद मैंने उससे खुद को बचाने के लिए बहुत कोशिशें की, पर उसकी पकड़ बहुत मजबूत थी। उसने मेरे बाल पकड़े और घुमाकर धक्का मारा। मैं कुछ दूर जाकर गिर गया। अब मैं उसकी पकड़ में नहीं था। मैंने बिना समय गंवाए तुरंत ही उठकर खड़ा हुआ और वहां से भागना शुरू कर दिया। मैं जितनी रफ्तार से दौड़ सकता था उतनी रफ्तार से दौड़ा। दौड़ते दौड़ते सीधे अपने घर पहुंचा और आकर दरवाजे के पास गिर गया। मेरे घर वाले मुझे देखे और कहने लगे कि इसे क्या हुआ है, जो दौड़े दौड़े आया और गिर गया घर की चौखट के पास। मैं वहां बेहोश हो चुका था। तुरंत आसपास के लोग मेरे घर के पास इकट्ठा हो गए। मेरे चेहरे पर पानी मारा गया। तब जाकर मुझे होश आया। मैं रास्ते वाली बात सभी को बता दिया, कैसे मुझे रास्ते में एक बेताल मिला था जो मेरी जान लेना चाह रहा था। गांव वाले बोले कि चलकर देखते हैं वहां पर कौन सा बेताल आ गया है। मैं तो नहीं गया, पर गांव वाले गन्ने के खेत के पास गए। वहां पर उन्हें मेरी साइकिल गिरी हुई मिली, पर बेताल का कहीं भी अता पता नहीं मिला। वे सभी मेरी साइकिल लेकर आ गए। गाँव में भी डर का माहौल बैठ गया कि गन्ने के खेत के पास कोई बेताल है। मेरे गाँव के लोग अब भी उस बेताल की कहानी सुनाते हैं। मैं तो बेताल के नाम से ही डर चुका हूँ, इसलिए बेताल की कहानी नहीं सुनाता हूँ।